गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है लास्ट तक? ठीक है, ऑनलाइन भी सब लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो, ऑनलाइन भी कोई कमेंट करके बता दें आवाज़ आ रही है या नहीं। थैंक यू अरशद। ओके सौरभ, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज करके आए हैं सब लोग? अभी अगर डिवीज़न वाइज सब लोगों को जिला याद है? सबों को ऑनलाइन याद है? सबसे आसान वाला बता दीजिए। सारन, अच्छा ये, और नीतीश आप बताएंगे पूर्णिया का? पूर्णिया डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं? कितने ज़िले हैं टोटल पूर्णिया में? अच्छा हाँ, 4। अब बताइए। एक जिसका नाम बदल गया था, AKPK। अर ओके ओके, ठीक है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, AKPK। ओके। और किसी को मुंगेर डिवीज़न का याद है? अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों को पता है मुंगेर डिवीज़न के ज़िले? ठीक है। और कितने ज़िले हैं बिहार में जो कि कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करते या फिर कोई भी स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? 16, 16। ठीक है, ऑनलाइन 16 सही है। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज ऑफिस में थे तो सर से भी बात हो रहा था कि अब जो डेट है, जैसे 30 सितंबर को एक्सपेक्टेड था, तो क्या चांसेस है कि होगा ही। तो कितने लोग मतलब इस दुविधा के कारण पढ़ नहीं पा रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही, या फिर पढ़ाई चल रही है? आपका नाम क्या है? कुमार भास्कर, ओके। तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मतलब 30 सितंबर को भी एक डेडलाइन लेकर चल रहे हैं, राइट? और पहले कौन सा एग्ज़ाम दिया है मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कैसा रहा था उसमें? अच्छा, बहुत माइनर। ओके ओके। बेसिकली इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर डेट्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को जो पढ़ाई है वो फैलाना और फिर समेटना, दोनों चीज़ आना चाहिए। तो इसीलिए अगर 30 तारीख का 30 सितंबर है तो अभी आप लोगों को अपना प्रिपरेशन को समेटना है, ये मान के कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो जो भी आपको अभी तक गाइडेंस मिला है, जो भी कि किस तरीके से समराइज़ करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम के लास्ट, आप लोग बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखे होंगे, यहाँ पे भी ऑफिसर से गाइडेंस लिए होंगे, सब बताए होंगे कि ऐसे करना है ऐसे करना है। तो उसमें से जो आपका अपना प्लान था, वो प्लान को आप लोग एग्जीक्यूट कीजिए 30 सितंबर को आखिर मान के, और यानी कि आप अपना तैयारी अब समेटना शुरू कीजिए। पर जब 30 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर उसके बाद फिर से उस समय जो चीज़ें छूट जाएंगी उसको फिर से आप कवर करने के लिए थोड़ा सा फिर आप फैला सकते हैं। तो यानी कि ये जो 30 सितंबर वाला है, इसको आप लोग एक डेडलाइन लीजिए, और फिर उसके बाद अपना उस दिन खुद से सवाल पूछिएगा कि क्या अभी मेरी तैयारी लगभग जो मेरा अपना टारगेट था, सेल्फ असेसमेंट, वहाँ तक पूरा हो गया क्या? और फिर उससे अगर आंसर आएगा कि मान लीजिए कि आपने जितना भी टेस्ट सीरीज़ किया है या फिर कोई भी टॉपिक किए हैं, पूरा सिलेबस उसका रिवीजन मान लीजिए आपने टारगेट लिया था कि 3 बार करेंगे या फिर इस टाइप का, और 2 ही बार कर पाए उस समय तक, तो उस चीज़ को आपको, जो भी चीज़ें मिस हुई है वो सब चीज़ को आपको सेकेंड आइट्रेशन, मतलब बार बार लूप चलाना है, जिसमें कि एक लूप आपका 30 सितंबर को ख़त्म हो जाना चाहिए। आपदा में अवसर वाला जो कहते हैं, ऑल दो 30 सितंबर को ध्यान में रख के, मतलब क्योंकि लास्ट ईयर ही डिसाइड कर लिया गया था 30 सितंबर, तो इसीलिए बहुत प्लानिंग के साथ बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इसीलिए इस बार फाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर के आसपास बहुत लोगों का तैयारी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद UPSC मेंस वाले बच्चे जो होंगे, ऑल दो उनकी संख्या बहुत कम होती है,
पर वो भी फिर उनको भी एक्स्ट्रा समय 2 महीने मिल जाएगा, तो वो फिर से गेम में आ जाएंगे। तो इस टाइप से सबका जो लूप जो क्रिएट होगा, तो आप लोगों को अपना तैयारी हमेशा अपग्रेड करना है। और एक और चीज़ है कि जो लोग 30 सितंबर को पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, वो 30 सितंबर को अपना एक अटैम्प्ट मन में एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा कि 30 सितंबर को इतनावा अटैम्प्ट हो गया। अब जो अगला एग्ज़ाम का डेट आएगा, वो आपका वो अटैम्प्ट इंटरनली बढ़ जाना चाहिए कि इस अटैम्प्ट में ऐसा हुआ, अब ये मेरा अगला अटैम्प्ट है, जो कि 4 ही महीना बाद। पहले ऐसा होता था ना, 2 एग्ज़ाम बहुत पास अगर ले लिए तो उस टाइप में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक अटैम्प्ट के रूप में लीजिए कि 30 सितंबर का एक अटैम्प्ट था, अगर मान लीजिए नवंबर में एग्ज़ाम होता है, तो आपका उस समय से सेकेंड अटैम्प्ट हो जाएगा 2 ही महीने के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली ह्यूमन माइंड जो है वो क्यों पर फोकस करता है, वाई पे, और ह्यूमन माइंड ही किसी भी चीज़ को मीनिंग देता है। अगर आप वो मीनिंग पॉजिटिव दीजिएगा या फिर कुछ इस टाइप का मीनिंग दीजिएगा जिससे आप मोटिवेट होते हैं कि इसको, ये मेरा अटैम्प्ट ख़त्म हो गया, इसमें शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई, बाय कोविड में ऐसा बहुत हुआ था। कोविड में यूपीएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि जॉब वगैरह कर रहे थे, और वो सिर्फ कोविड के कारण उनको छुट्टी मिल गया, और वो फिर एकदम 1 साल के अंदर में, मतलब बहुत लोगों को उस समय का स्ट्रैटेजी वीडियो में आता है कि हम जॉब वर्किंग प्रोफेशनल थे, कोविड के कारण घर पे आ गए, और फिर जो तैयारी की उसी के कारण एग्ज़ाम निकल गया। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अगर फुल टाइम मिला है पढ़ने के लिए, तो अभी यूटिलाइज़ कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद फुल टाइम नहीं भी मिलने पर अभी जो मेहनत किया जाए रहेगा, वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन के बाद ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री लेने का ट्रेडिशन रहता है, लेकिन हम यहाँ पे लैंग्वेज, लिटरेचर और न्यूज़पेपर्स ले लेते हैं, और उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़ लेते हैं, फिर ज्योग्राफी में जाते हैं। कारण ये है कि अनुभव के आधार पे महसूस किए कि बिहार स्पेशल में लोग हिस्ट्री से अगर शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में ही इतना रह, जनरली किताबों में हिस्ट्री ही स्टार्ट में रहता है, तो उसके बाद फिर ये सब पोर्शन पे जाते जाते, फेमस पर्सनालिटीज़ वगैरह जाते जाते, मतलब एंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है, लगता है कि हो गया। हिस्ट्री में ही लोगों को लगता है बिहार स्पेशल का इतना फैक्चुअल होता है कि लगता है कि ख़त्म हो गया। तो ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग है या फिर आर्ट एंड कल्चर इतना इंटरेस्टिंग है, वो वाला पार्ट मिस हो जाता है। तो फिर इसीलिए हम लैंग्वेज, लिटरेचर वाला पार्ट को पहले ले लेते हैं और फेमस पर्सनैलिटीज़ पहले लेते हैं ज्योग्राफी से। उससे क्या होता है कि यहाँ पे ये भी एक तरीके का हिस्ट्री है, उसमें जो जो कनेक्शंस बनेगा वो आपका जब हिस्ट्री वाला सेक्शन होगा उस समय रिवाइज होगा, और अभी आपका हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ और फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री में घुस जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रहता है। और ऐसे का जो पेपर आ गया है उसके बाद से आपका आर्ट एंड कल्चर वगैरह भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो वो पर्सपेक्टिव से भी, वैसे भी हम पहले भी क्लासेस में, जब ऐसे इंट्रोडक्शन से पहले भी मेरे 67th की भी जो क्लासेस हैं बिहार स्पेशल की, जो मैंने यहाँ पे पहली बार लिया था, उसमें भी मेरा लैंग्वेज, लिटरेचर और पर्सनालिटी जो था वो सेकंड, थर्ड में, यानी उसी समय से मैं इस तरीके से ही कर रहा था ताकि इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। हाँ, वहाँ पे मैंने काम किया है। इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा ऐसे पेपर के भी कारण बढ़ जाता है, और ये सब कुछ यूपीएससी और बीपीएससी का टॉपिक्स है, ठीक है। एक बार देख लीजिए। ठीक, तो क्या है कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हाँ, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। कवि संसार के अनाधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं, या फिर पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक यूपीएससी का ऐसे का टॉपिक है। या फिर ये वाला भी है, लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मॉरल एंड सोशल एक्टिविटी। ये 68 में पूछा गया था कि सिर्फ ज्ञान का ही स्रोत नहीं है, ये नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। और ये 69th वाले में एक जो थर्ड सेक्शन में आया था वो था
बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली भाषा समाज हो सकेला का, या मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर उस पर बात किया जा रहा है। तो इन सबों में बेसिकली जो कवि, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ऑल्दो अगर हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर मान लीजिए कभी अगर इस टाइप का आपको ऐसे अटैम्प्ट करना पड़ गया, क्योंकि ट्रांसलिट्रेशन रहता है, अगर मान लीजिए आपको बाकी 3 का मतलब नहीं समझ में आया किसी कारण से, हाँ मतलब इतना तो मुझे भी क्लियर नहीं होता है। हाँ हाँ, लेकिन इसका फिर भी थोड़ा बहुत ये उससे भी है, जैसे कोस कोस पे क्या है, पानी बदले 3 कोस पर वाणी, ठीक है, मतलब कि कुछ दूरी पर पानी का नेचर बदलता है और उससे ज़्यादा दूरी पर वाणी यानी कि भाषा बदल जाती है, वो सब ही से यहाँ पे लिंक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके पोइट्स होते हैं, एक पोइट्स में आपको एक खास बात दिखेगा कि वो समाज में जो भी कुरीति चल रहा है, कोई भी अगर रूढ़िवादिता यानी कि कोई अगर सोशल इल है, कोई डार्क साइड है, या फिर कोई ट्रेडिशनल अगर है, या फिर लैंगिक असमानता है, इन सब चीज़ों में क्या है, यानी कि अभी क्या स्थिति है, क्या कोई समस्या है, क्या होना चाहिए, जो उनका सपना हो, मतलब कई कवि अपना सपना प्रोजेक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, या ये आइडियल स्टेट का इमेजिनेशन है, वो सब चीज़ें उसमें बताते हैं। और अगर इसमें अगर कोई विरोधाभास हो या फिर कोई गैप हो तो वो भी वो लोग एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का आपको अगर कोई भी लिटरेचर का कोई भी टॉपिक अगर आए, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए कि वो लोग बेसिकली पोइट्स, आपको ध्यान में रखना है कि उनके सामाजिक थॉट्स क्या हैं। सामाजिक थॉट्स एजुकेशन पे हो सकता है, विमेन आपका एम्पावरमेंट पे हो सकता है, और बिहार के संदर्भ में जैसे कि बिहार में हरियाणा वगैरह का आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो कम है। फिर आप बिहार का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे भी कुछ कुछ समस्याएं तो हैं, परंतु जैसे छठ का ही आप एग्जांपल ले सकते हैं। छठ का जो बहुत सारा यहाँ का गाना होता है, तो उस गाने में एक लाइन रहता है छठी मैया को प्रेयर में कि बेटी रुनकी झुनकी दिया पढ़ल पंडितवा दामाद, मतलब कि बेटी जो है वो खुशहाली देने वाले या फिर घर में खुशहाली लाने या फिर जॉयफुल होने चाहिए, और जो सन इन लॉ है वो आपका पढ़ा लिखा और मतलब पंडित यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बिहारी समाज में एडुकेशन को भी इम्पोर्टेंस है और छठी मैया से बेटी का भी कामना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर उसको आप काउंटर कर सकते हैं हमारे कल्चरल कोई अगर इस टाइप का लाइन है तो वहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो पोइट्स हैं या फिर जो फोक सिंगर्स हैं वो इस टाइप का करते हैं। फिर उसका अगर आपका इन सबों में आप नेशनल लेवल से अगर लेना है तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर का एग्जांपल ले सकते हैं। इनका स्टेट का कैसा रहता है कि हम कैसा समाज में रहें या फिर कैसा हमारा राज्य होना चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे उनका एक लाइन है कि वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ विदाउट फियर, मतलब जहाँ पे हमारा सिर ऊंचा रहे और हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं रहे, हम उस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ये उनका सपना है, या फिर हम उस समाज में रहें या उस कंट्री में रहें। तो ये सब चीज़ें आपको पॉलिटिकल जहाँ पे एंगल लेना है वहाँ पे पॉलिटिकल ले सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे राम मनोहर लोहिया ऑल्दो वो राजनीतिज्ञ हैं, पर उनका भी एक लाइन था कि जब सड़कें सूनी पड़ती हैं तो संसद आवारा होने लगती है। तो आप इस टाइप से बोल सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट है या फिर अपोजिशन है या फिर राइट टू डिसेंट है, विचारों की अभिव्यक्ति है, ये सब चीज़ें मतलब अगर बोला जा रहा है कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर हमारे गांधी मैदान पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कोट करना है कि हमारे जितने भी कवि हुए या फिर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका भी यही कहना है कि संसद पे एक लगाम होना चाहिए, वो लगाम जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से आता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर निदा फाजली का एजुकेशन पर भी है, एक लाइन बहुत अच्छा वो बोले थे कि बच्चों के छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, कुछ किताबें पढ़ लेंगे तो वो भी हम जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ इस टाइप का आप एडुकेशन पे आप ले सकते हैं कि कैसे वो एडुकेशन को का मॉडल क्या होना चाहिए, क्या रोट लर्निंग होना चाहिए या फिर वो अपना क्यूरियोसिटी या फिर अपना वो उत्सुकता से चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप
विमेन पर अगर कुछ हो सके, या फिर एजुकेशन पे हो सके, या फिर कोई पॉलिटिकल थिंकर का हो सके, ये सब चीज़ें आप कलेक्ट करके आप, और अब बिहार के संदर्भ में आपका जैसे रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका इम्पेशंस वगैरह पे या फिर इस पर आ सकता है। एक तो लाइन शायद इन्हीं की है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। यहाँ पे विवेक जो है कोई इंसान नहीं है, वो मतलब बुद्धि विवेक है, यानी कि डिस्क्रिशन है, या फिर जो इंसान के सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है वो है। तो ये सब ही लाइन आपको, फिर भूख लगी है खाना दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, ये मतलब घर में कभी बचपन में बोले होंगे, या फिर कहीं पे होता है कि सिंहासन छोड़ अब जनता आती है। तो ये सब जो आपने सुना है, ये सब चीज़ें ही आपका पोएट्स जो हैं वो आपका ले रहे हैं। तो आपको अलग अलग विचारों में इसको डिवाइड कर देना है, ठीक। ये भिखारी ठाकुर हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी है। ये सब बहुत ज़्यादा अगर आपको नहीं भी पता हो ना, भिखारी ठाकुर का अगर आपको बेटी बेचवा अगर पता है तो, हाँ नहीं भिखारी ठाकुर का बोल रहे हैं, मतलब इनका विदेशिया है, बेटी बेचवा है। तो उसमें आप बेटी बेचवा में भी आप बोल सकते हैं कि भले ही आपने वो किताब नहीं पढ़ी है, पर फिर भी आप थोड़ा सा अंदाज लगा के लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो समाज का जो डार्क साइड है, या फिर महिला सशक्तिकरण है, या फिर महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार कहीं कहीं पर है, तो उससे रिलेटेड भिखारी ठाकुर की भी बेटी बेचवा में मेंशन्ड है। तो यही चीज़ लैंग्वेज लिटरेचर वाला पोर्शन में है। अगर आपका हिंदी लिटरेचर नहीं भी है तो भी आप सामाजिक में गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक असमानता, ये सब ले सकते हैं। राजनीतिक वाले में आप प्रोटेस्ट, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ों पे अगर कोई पोएट अगर कुछ बोले, और बोलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। और नैतिक जीवन, इन सब चीज़ों पे क्या वर्तमान में स्थिति है, कुरीतियाँ वगैरह क्या होना चाहिए, कल्पना और सपना, मतलब जैसे कि APJ अब्दुल कलाम का है कि विजन 2020, या फिर मेरे सपनों का 2020 का भारत। तो ये सब चीज़ें उनका जो सपना, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हैं, वो भी पोएट भी हैं। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा मेहनत करना है ये सब ऐसे पर। और आज की क्लास में भी आपका जो आया नाम, मान लीजिए आपको डाइवर्सिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जो भी आज नाम डिस्कस हो रहा है फेमस, उसका एक दो जो क्रिएशन है, उनका जो वर्क है, रचना है, उसका 1-2 लाइन में बस ध्यान दे लीजिएगा कि ये इस टॉपिक पर है, और उसको पूरा फ्लो में आप लिख सकते हैं, ठीक। यही चीज़ था। वैरायटी के लिए तिरुक्कुरल हैं तमिलनाडु के, इनका नाम बसवन्ना। अगर आप साउथ से नॉर्थ भी अगर आ रहे हैं तो तमिलनाडु के तिरुक्कुरल हो गए। बसवन्ना कहाँ के हैं? कर्नाटक के। फिर उसके बाद संत तुकाराम कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। फिर उसके बाद संत कबीर उत्तर प्रदेश। तो ऐसे भी आप डाइवर्सिटी लाने के लिए, फिर उसके बाद अगर कोई विमेन पोएट लाना चाहते हैं तो उस पर भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैरायटी ला के आप लैंग्वेज लिटरेचर वाले ऐसे को भी डील कर सकते हैं। इसीलिए भी अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा, चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो या ना हो। क्लियर है? ठीक है हर्षित, अगले क्लास का टॉपिक आज बता दे रहे हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार रहेगा। हाँ, सितंबर में हेयरिंग होगी केस की, ठीक है, नवंबर में होगा एग्ज़ाम शायद, वही है, मतलब इन चक्करों में नहीं पढ़ना है कि कब एग्ज़ाम है। एक सेल्फ डिसीट होता है, खुद को धोखा नहीं देना है, ठीक है, कि कब एग्ज़ाम है, उसके कारण आपकी तैयारी है कि नहीं, उस पर हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे ये वर्ल्ड पीस या टेररिज्म पे है, तो निदा फाजली की बहुत अच्छी लाइंस है, ये अगर कभी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। खून किसी का भी गिरे यहाँ, नस्ल आदम, मतलब कि इंसान का खून है आखिर, बच्चे सरहद पार के ही सही, किसी की छाती का सुकून है आखिर, खून के नापाक ये धब्बे खुदा से कैसे छुपाओगे, मासूमों के कर्ब पर चढ़कर कौन से जन्नत जाओगे। तो यहाँ पे आपका सरहद के पार ही सही, तो इसमें आपको मतलब आर्ग्यू करना है कि ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म, ठीक है, CCT,
एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन टेररिज्म इंडिया लाना चाहता है यूनाइटेड नेशंस में, तो फिर वहाँ पे हमेशा क्या मामला अटक जाता है? किसी को पता है कि ये जो टेररिज्म पे हम लोग, भारत एक कानून लाना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो एक क्लास से बताया कि टेररिज्म वर्ड डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये क्यों नहीं डिफाइन हो पा रहा है, कोई बता सकते हैं? आप ही बता सकते हैं क्यों नहीं डिफाइन हो पा रहा है? इतना डिफ़िकल्ट क्या है? हम लोग का यूपीएससी के भी सिलेबस में टेररिज्म है, तो वहाँ पे तो बहुत क्लियरली डिफाइंड है टेररिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, कि टेरर किसी भी फॉर्मेट में अगर आप, हाँ बिल्कुल, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप वायलेंस का यूज़ करते हैं किसी पॉलिटिकल थॉट को या फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो वो आपका टेररिज्म है, ठीक है। इंसर्जेंसी का भी थोड़ा सा मिलता जुलता डेफिनेशन रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कहा, यही रीज़न है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, ठीक है। जैसे भगत सिंह को भी अंग्रेज लोग उनको टेररिस्ट बोलते थे, हमारे लिए तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो जाता है। ये वाला जो पोएम है, इसका यूज़ उस समय मैंने देखा था 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे शूटिंग हुआ था। करीब मतलब 139-40 बच्चे मारे गए थे और बहुत सारे टीचर्स भी। तो उस समय यही चीज़ कहा गया था कि आप अगर पाकिस्तान या फिर कहीं भी टेररिज्म है तो कभी आपके भी हाथ जल सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ये सरहद के पार हमारे, अगर हम लोग पाकिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो उस समय भी हम लोगों को निंदा करनी है इस पोएम से, और अगर हमारे यहाँ पे भी हो रहा है तो भी ये यूनिवर्सल है। बेसिकली अगर आप कभी यूएन में डिप्लोमेट बन के अगर गए या आपको अपना केस प्रेजेंट करना है तो ये वाले पोएम के माध्यम से, इसीलिए पोएम्स या फिर लिटरेचर इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक ही लाइन में आपका यहाँ पे गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला चीज़ नहीं है, कहीं पर भी है नुकसान हो रहा है। तो यही चीज़ आपका क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा फैक्चुअल बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि बिहार मतलब कि में कितनी भाषाएं हैं, तो उसमें बहुत क्लियरली यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली बोला था कि बिहार में 5 भाषाएं हैं, ठीक। बेसिकली एक नाम लिए, पर ये आपको भी पता है कि ये सारी भाषाएं हैं, पर अगर एक फैक्ट के रूप में देखना चाहें तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए। इन्होंने 5 भाषाएं दी थी। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका। और क्योंकि ये बिहार के प्राचीन यानी एंशियंट भाषा सब ले रहे थे, तो उन्होंने उस समय उर्दू को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो इसीलिए ये 5 भाषाएं, और आपसे अगर कोई पूछता है कि कितनी भाषाएं बिहार में, तो आप ये 5 प्लस उर्दू भी आप वहाँ पे, चूँकि आप जॉर्ज ग्रियर्सन का तो जरूरी नहीं है बोलना, व्यवहारिक कन्वर्सेशन हो रहा है इंटरव्यू में, तो आप ये 6 भाषा बता दीजिएगा, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा, जैसे ग्रियर्सन साहब बोले थे कि जो पहला जो 3 लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन फैमिली से है, और ये जो 2 लैंग्वेज है ये मुंडा फैमिली से है। मुंडा फैमिली मतलब ट्राइबल वाला जो बेसिकली बेल्ट है झारखंड वाला, वहाँ से थोड़ा सा, तो बेसिकली अगर आप कभी किन्हीं का ज्योग्राफी या फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रहे, उन सबों में भी कहीं कहीं पर और भी रहता है, लैंग्वेज का क्लासिफिकेशन परिवारों में रहता है। हाँ ठीक है, हाँ मतलब इसीलिए ये लैंग्वेज का जो क्लासिफिकेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, बस इतना एक आदमी का हम नाम ले लिए क्योंकि उन्होंने मतलब इनको एक लिंग्विस्ट माना जाता है स्ट्रेचर वाला, तो इसीलिए उन्होंने जनरली आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इंडो यूरोपियन फैमिली होता है, इंडो आर्य फैमिली होता है, मुंडा फैमिली होता है, अलग अलग फैमिलीज रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई और रहेंगे वो काट देंगे जैसे आपने काटा, तो कोई भी अलग अलग, यही डिस्कशन रहता है। अगर आप ज़्यादा सोशल साइंस पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई हर चीज़ का डिबेट है कि ये चीज़ में है या ये चीज़ नहीं है,
साइंस जैसा क्लियर नहीं है कि ये चीज़ है तो है। ठीक, अभी तक बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा है लैंग्वेज से, तो ऊपर ऊपर से अभी जो फैक्ट्स है वो आप अगर कभी देखिए तैयारी करते वक्त अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले ऊपर ऊपर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली अभी तक नहीं पूछा है तो, और फिर उसके बाद अगर कभी पूछ दिया तो फिर उस पर डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो आपका मगही लैंग्वेज, तो ये मगध एम्पायर से रिलेटेड है, एंशियंट मगध टाइम से ही ये भाषा का संबंध है। और एरिया क्षेत्र क्या क्या है, तो पटना गया और ये सब नालंदा नवादा ये सब में भी है। और अब ऐसा नहीं है कि दरभंगा में मगही बोलने वाले लोग माइग्रेट करके जॉब के लिए नहीं गए होंगे, पर ये उसका ट्रेडिशनल क्षेत्र है, पारंपरिक क्षेत्र हो गया। फिर उसके बाद राइटर्स पोइट्स कौन है, तो ये आपका ईशान योगेश्वर योगेश क्या लिखे हैं, गौतम। ठीक है, तो ऑल्दो हम पढ़े नहीं है लेकिन अगर गौतम लिख रहे हैं तो हो सकता है कि बुद्ध से रिलेटेड हो या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद आपका यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो एक पोएट का नाम, बस ये बेसिकली इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बोल दिया 5 भाषाओं का नाम तो अगला एक क्वेश्चन बस फॉलोअप क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, कोई पोएट का नाम जानते हैं मगही में, तो ईशान योगेश्वर योगेश। फिर अगर पूछे कोई रचना, गौतम। फिर उसके बाद अगर पूछ दिए कि गौतम में क्या लिखा गया है तो फिर आप हाथ खड़ा कर सकते हैं कि सर इतना ही अभी रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि फैक्चुअल कभी कभी इंटरव्यू यहाँ का रहता है। ये मैप बस डाल दिए हैं ताकि आप लोग वो पारंपरिक जो क्षेत्र है वो विजुलाइज कर लें इस मैप पर। जैसे इसमें पटना, गया, नालंदा, नवादा ये सब वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, मगही का। अब आ जाइए मैथिली पर। मैथिली में आपका कौन सा ट्रेडिशनल एरिया है, बहुत आसान है, मिथिला रीजन है। मिथिलांचल का डिमांड भी होते रहता है, तो इसी बिहार को मतलब अगर डिवाइड करके मिथिलांचल, तो वही मिथिला वाला रीजन है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर ये सब में है। और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट अब हो गया है ज़्यादा क्योंकि पूछा जा चुका है, स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रेन ऑफ कर्नाट डायनेस्टी, यानी कि कर्नाट राजवंश के शासनकाल के समय मैथिली भाषा का विकास शुरू हुआ। और ये फेमस राइटर और पोएट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। महाकवि विद्यापति, विद्यापति इनका नाम हुआ, महाकवि इनको प्यार या फिर सम्मान से बुलाते हैं। इनके नाम पे कौन सा एयरपोर्ट है, दरभंगा वाला एयरपोर्ट विद्यापति जी के ही नाम पर है। ठीक है, ठीक, दरभंगा वाला एयरपोर्ट हो गया। और इनका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो कीर्ति लता, भू परिक्रमा इत्यादि। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये आप लोग पॉलिटी में भी कवर करते होंगे, पर यहाँ पे आपको एक जगह पे ला दिए हैं। 2003 में मैथिली को 8th शेड्यूल में शामिल किया गया। इस तरीके से आप रेलिवेंट स्टडी करना चाहिए। अगर मैथिली लैंग्वेज लिटरेचर में पढ़ रहे हैं और वो हमारी इम्पॉर्टेंट अगर भाषा है तो 8th शेड्यूल वाला भी उसमें आप लोग याद करते हैं ना, कब कब कौन कौन सा लैंग्वेज ऐड होते गया, वो उसमें आपका मैथिली का ये वाला साल, अब कोई अगर अचानक से आ गया किस साल मैथिली को ऐड किया गया नहीं याद हो रहा है तो बोलेंगे बहुत फैक्चुअल पूछ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथिली आपके लिए रेलिवेंट है। वो डोंगरी के बारे नहीं पूछा, वो मैथिली के बारे पूछा। वैसे उसके लिए भी निमोनिक्स होते हैं हर लैंग्वेज को याद करने, मतलब हर जो आपका अमेंडमेंट हुआ उसके साथ कौन सा लैंग्वेज ऐड हुआ उसके लिए निमोनिक्स वगैरह है, लेकिन आपके लिए टारगेटेड स्टडी में मैथिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उर्दू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब उसको सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, कितना, 1984। इस तरीके से आपको याद करते रहना है। उसके बाद जो आपका हम लोगों का बिहार की जो राजगीत है उसको कब दर्जा मिला राजगीत का, या फिर कब मान्यता दी गई, हाँ 2012 पीडीएफ में दिया हुआ है। तो इस तरीके से कभी कोई ईयर रहे तो ध्यान में रखना है।
यही चीज़ है, अगर कोई PYQ अभी तक नहीं किए हैं तो उनके रेफरेंस के लिए, ठीक। कि द मैथिली लैंग्वेज वॉज स्टार्टेड टू डेवलप ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चेरो, ओइनवर, करनात और पिथिपटीज। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया है उससे पहले कर्नाट के बारे में पूछा हुआ है, नान्यदेव, हरि सिंह देव, सारे के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री में है। तो यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न बस इस दोनों में हो सकता था, ओइनवर और कर्नाट में, क्योंकि ये दोनों वहीं के इलाके के हैं। ओइनवर के राजा भी इम्पॉर्टेंट हैं और कर्नाट, तो इसीलिए इस दोनों में ही बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता था। तो आपके पास अगर थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा पढ़े हैं तो आपको या तो सीधा आंख बंद करके ये मार देते हो, नहीं तो बहुत लोग जो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादा जानकारी होने से भी कभी कभी नुकसान होता है। तो अगर किसी को जो पहली बार ही ओइनवर सुन रहा है और कर्नाट PYQ में देखा हुआ है, वो तो यही टिक करेगा, बोले बहुत आसान सवाल था। लेकिन जिनको जो मिथिला रीजन के उनको ओइनवर के बारे में पता है, तो वो सोचेंगे कि हो सकता है कि इनके रीजन में हुआ, वो कर्नाट में नहीं हुआ, तो वो एक दो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के कारण आपको उस समय दिक्कत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइंडसेट आप समझे क्या, कि अगर मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न वाला एक बोला जाता है ना, अगर इस क्वेश्चन में किसी को दो उस इलाके का होने के कारण कन्फ्यूज़न अगर हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज किसी और क्वेश्चन में आपको कॉम्पनसेट कर देगा, ठीक है। अब आ जाइए भोजपुरी पे। भोजपुरी का ट्रेडिशनल एरिया क्या है, वेस्टर्न बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, भोजपुर, सारण, चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड ये सारा यूपी का हो गया, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जौनपुर ऑफ यूपी, ठीक है। और इंडिया से बाहर कहाँ पर है, मॉरिशस में, और भी जगह पर है लेकिन अभी मेनली मॉरिशस रखिए। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर के तरफ अगर लिख रहे हैं तो आपको भोजपुरी भाषा जो है वो कौन सा इलाका है, वेस्टर्न बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। अगर यही भाषा अगर उत्तर प्रदेश का अगर एग्ज़ाम हो, वहाँ पे लिखना हो कहाँ पर है, तो वो लिखेंगे ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार। तो ये बस लैंग्वेज का एक वर्ड आगे पीछे होने से आपका रेफरेंसिंग चेंज हो सकता है, ये चीज़ बस एक लाइन में इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, इसके बारे में पता है क्या, क्या है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या अंतर है? मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? हाँ, नहीं तो ये उन्होंने सही बता दिया है, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में गल्फ रीजन है, पर ये दोनों को एक ही नाम है क्या, एक ही जगह का नाम है? आई थिंक और कोई अगर नहीं बोलना चाहते तो हम, उन्होंने सही बोला है। ये जो मिडिल ईस्ट है ये बेसिकली यूरोसेंट्रिक, आपने सुना होगा USA या फिर यूरोसेंट्रिक, पहले यूरोपियंस ही बहुत ज़्यादा किताबें लिखे हैं, या फिर वो लोग, उनका डोमिनेंस ज़्यादा था, 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्य लगभग पूरे वर्ल्ड में रहा है, तो उस मतलब उससे भी ज़्यादा रहा है, पर उस समय पीक पर रहा है। तो उन लोग के लिए चाइना, जापान, ये सब ईस्ट था, और ये जो गल्फ का जो रीजन है वो उनके लिए ईस्ट, मिडिल वाला पार्ट हो गया, मिडिल ईस्ट। लेकिन जब भारत जब धीरे धीरे आज़ाद होने के बाद हमारा जब ओहदा ऊपर हुआ, तब फिर हम बोलने लगे कि हम मिडिल ईस्ट नहीं बोलेंगे, हमारे रेस्पेक्ट में गल्फ वेस्ट एशिया में आता है, तो हम फिर वेस्ट एशिया बोलेंगे। तो इसीलिए अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ेगा तो वो मिडिल ईस्ट लिखेंगे, हमारा अगर कोई अखबार रहेगा तो वो वेस्ट एशिया लिखेगा। वही चीज़ यहाँ पर ड्राफ्टिंग के टाइम पे हम भी कोशिश किए कि रेफरेंस बदल दें, ठीक। ये मतलब डिप्लोमेसी में पता होना चाहिए, एक वर्ड डिप्लोमेटिक टॉक जो होता है ना आपस में, यही होता है। ये वर्ड आपने आगे क्यों रखा, ये पीछे क्यों रखा, एक एक वर्ड का इम्पोर्टेंस है।
फिर उसके बाद राइटर्स पोइट्स कौन कौन से हैं? भिखारी ठाकुर, इनको शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी भी कहते हैं। क्या रचनाएं हैं? विदेशी और बेटी बेचवा। यहाँ पे भी वही लैंग्वेज रेफरेंसिंग का हम बता रहे थे कि कभी आपको आर्ग्यू करना हो या फिर कभी आप ऑफिसर्स बन जाते हैं तो आपके दिमाग में कभी अगर आपको कहीं पर अपना व्यूज़ अगर रखना हो तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वो कुछ सालों में इतना ज़्यादा, हमारा लोकल कल्चर इतना प्रमोट हमें करना है या लोकल लैंग्वेज को, कि ये जो शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी हम लोग भिखारी ठाकुर को कर रहे हैं, हमारी किताबों में धीरे धीरे लिखना चाहिए इंग्लिश में शेक्सपियर कौन थे, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज भिखारी ठाकुर ऑफ इंग्लिश या फिर विद्यापति ऑफ इंग्लिश। मतलब इसको ही बोलते हैं कि चेंज करना, और ज़रूर नहीं है, ये दुर्भावना से नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए पॉजिटिविटी से कि हमें भी उतना तरक्की करना है कि हमारे लैंग्वेज पर भी कोई इस तरीके से बोल सके। ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन हो शेक्सपियर कौन थे, तो विद्यापति ऑफ इंग्लिश थे। यही चीज़ हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें एक्चुअली लोकल प्राइड को झलकाती हैं। यही लोकल प्राइड कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर रीजनल सेंटिमेंट्स बहुत हाई कर देता है, पर वो एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए कि कब उसे पुट करना है और कब थोड़ा सा विथहोल्ड करना है। आज अंगिका में अंग प्रदेश, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा, और इसको भागलपुर या भागलपुरी भी कहते हैं। फेमस राइटर्स पोइट कौन कौन से हैं? तो अभी तेज नारायण कुशवाहा, आप एक बस याद रखिए, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मान लीजिए आपका घर अगर भागलपुर इलाके में है तो आपके लिए भागलपुरी लैंग्वेज ऐसे पूछ देंगे, कोई पोइट को या फिर किन्हीं को जानते क्या, साहित्यकार को, तो एक नाम भी अगर पता है तेज नारायण कुशवाहा, तो उन्होंने अंगिका लैंग्वेज का हिस्ट्री लिखा था। कोई है क्या भागलपुर से? अच्छा हाँ, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर उसके वैसे मुंगेर का अपना भी बहुत तगड़ा इतिहास है, तो वो भी है। और ये ललित विस्तार वो भी अंगिका लैंग्वेज में लिखी गई है और एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। वज्जिका ये मैथिली लैंग्वेज से ऐसा कहते हैं कि निकला है, तो यहाँ पे इसीलिए वो वाला डिबेट जो था मुंडा लैंग्वेज का पार्ट है, यही सब पे कॉन्ट्रडिक्ट होता है। तो मैथिली लैंग्वेज से निकला ऐसा कहते हैं, और ये वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर का इलाका ट्रेडिशनली माना जाता है। और इसमें अभी पोएट का नाम हमको जल्दी नहीं मिला है, हो सकता है कि लेट डेवलप हुआ है तो प्रॉपरली कोई पोएट मेंशन ना हो, या फिर कोई पता चलेगा तो आप लोग भी बताइएगा। ठीक है, हाँ सौरभ सही बोल रहे हैं आप, अमेरिका के रेफरेंस से मिडल ईस्ट, इंडिया के लिए वेस्ट एशिया। हाँ ऐसा होता है, मैं क्वेश्चन के बाद अगले कभी जब देखता हूँ उस समय आपका रिप्लाई दिखता है, देखता हूँ सबका कमेंट्स। अब ये उर्दू का देख लीजिए, 12वीं शताब्दी में आपका सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना, और मतलब 12वीं शताब्दी में ये डेवलप हुआ। ये हमारा एक कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है। आप लोगों को पता है क्या वहाँ पे भी जो भोजपुरी वाला जो केस है या फिर इन सब में ये उर्दू लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ था? एज अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। मतलब बहमन अगर एम्पायर है या फिर मुस्लिम शासक हैं, वहाँ पे जो लोग लोकल है वो उनसे बातचीत कर, अरबी फ़ारसी और हमारे तरफ का लैंग्वेज दोनों के बीच का एक निकला उर्दू। तो इसी तरीके से आपका भोजपुरी, मतलब वहाँ पे अररिया आपने सुना था, उसी तरीके से आपने गिरमिटिया लेबर सुना है क्या? ये गिरमिटिया शब्द का क्या ओरिजिन है? हाँ बॉन्डेड लेबर, लेकिन ये गिरमिटिया शब्द कहाँ से आया? नहीं, गिरमिटिया शब्द का ओरिजिन कहाँ से है? हाँ राइट, और लोगों को पता था ये बेसिकली एग्रीमेंट, जैसे आर एरिया से अररिया हो गया, वैसे एग्रीमेंट शब्द गिरमिटिया हो गया। तो इसका हिस्ट्री ये हमारे संदर्भ में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बिहारी लेबर्स जो हैं वो गिरमिटिया बन के, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एग्रीमेंटेड लेबर या फिर गिरमिटिया लेबर। तो कहाँ जा रहे हो? तो गिरमिटिया काम करने जा रहे हैं, उनसे एग्रीमेंट नहीं बोला जा रहा था, तो गिरमिटिया काम करने जा रहे हैं।
तो उसी तरीके से जब हम लोग आर एरिया को अररिया कर सकते हैं, एग्रीमेंट को गिरमिटिया कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा ऐसे ही अगर सब शब्द अगर चेंज हो जाए तो उर्दू बन जाता है। मतलब कॉन्टैक्ट पूरा भाषा भी डेवलप हो सकता है, यही चीज़ है। और इसका हिस्ट्री बिहार के संदर्भ में इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कौन से साल में स्लेवरी एबॉलिश हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, वो कौन सा साल में? मतलब जहाँ तक मेरे हिसाब से 1833 में एक स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट। हाँ हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं। मतलब 1833 में हम बता रहे हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट वहाँ पे पास किया। हाँ, तो चार्टर एक्ट में हमारे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक्ट पास हो गया था, तो हमारे यहाँ पे मिटिगेशन मतलब बोला गया कि अब हम लोग भी इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देंगे। तो लेकिन 1833 का रेलेवेंस वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो 1833 का ही एक्ट है। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बोल दिया, तो फिर यहाँ से स्लेव्स को ब्रिटिशर्स अपने दूसरे जगह पे नहीं ले जा पा रहे थे, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ट्रिनिडाद टोबैगो हो, चाहे मॉरिशस हो। तब वहाँ पे एग्रीमेंट लेबर या फिर गिरमिटिया लेबर शुरू हुआ था। ठीक, उनको एग्रीमेंट 5 साल करके ले जाते थे, फिर उसके बाद 5 साल 10 साल काम, फिर वापस जब वो आना चाहते थे तो उसके बाद ऑलरेडी बॉन्डेड लेबर में भी फंस जाते थे, या फिर पैसे नहीं रहते थे, और या फिर धीरे धीरे करके नहीं आ पाए तो फिर वहीं के हो गए। तो इस तरीके से पूरा मॉरिशस वगैरह डेवलप हुआ। अभी तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब हाँ भारतीय मूल ही नहीं, बिहारी मूल के मतलब आ जाते हैं। ठीक, एक बार मैं भी इसी तरीके से सफ़र कर रहा था, तो हमको साउथ अफ्रीका वगैरह में बिहारी मूल के लोग मिले थे। मतलब वो इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, बताया कि हमारा मूल जो है वो बिहार से है। अब इसमें आ जाइए, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी या फिर शाह अजीमाबादी, ये एक फेमस पोइट हैं। नक्शे पायदार, फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ बिहार। फिर उसके बाद अब्दुल समाद, 2 गज ज़मीन, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उसके बाद ये जो अजीमाबादी है, मतलब अजीमाबाद अगर लिंक करना चाहें तो पटना का नाम अजीमाबाद पड़ा था, किनके नाम पे था वो? मतलब हाँ, औरंगजेब के ग्रैंडसन, तो वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हैं। एक जगह पे ला दिए हैं कौटिल्य, उनका काम, उनका वर्क या फिर साहित्य क्या है? अर्थशास्त्र, बाणभट्ट का कादम्बरी हर्षचरित। बस एक बार रिवाइज करते जाइए, बहुत सारा आपको आता होगा। आर्यभट्ट का आर्य भाटिया, विद्यापति जी का कीर्तिलता या भू परिक्रमा, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये मैथिली में आप अगर मान लीजिए विद्यापति आपने बताया और वो आपको टोक दिए कि विद्यापति तो सब बताते हैं, कोई और बताइए, तब फिर आप बोल सकते हैं एक और नाम। वन रत्नाकर इन्होंने लिखा था, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर भी बोलते हैं। तो ये मैथिली का पूरा एक अच्छा खासा वर्क लिखे थे। ये क्वेश्चन कीजिए, क्या है आंसर इसका? हाँ सद्दाम, ठीक बोल रहे हैं आप। क्या है इसका आंसर? कोई हैं जो अनडिसाइडेड हैं इसमें, अभी नहीं क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस अकाउंट्स फॉर डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। ठीक है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। किन्होंने बोला था? मतलब कंफ्यूजन 2 ही में होगा, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त में, तो इसका आंसर आर्यभट्ट है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल आंसर के हिसाब से आर्यभट्ट ही है। हाँ मतलब, लेकिन ठीक है, पहले भी हम क्लासेस में कुछ जगहों से ब्रह्मगुप्त आया है, तो इसीलिए हम वैसा क्वेश्चंस रखे हैं ताकि एटलीस्ट अगर फिर से रिपीट हो जाए तो आपका इस क्लास के माध्यम से ब्रह्मगुप्त जिनका था वो एडिट होकर आर्यभट्ट हो जाए। ठीक है, यही पर्पस है।
अब आ जाइए और भी कुछ देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका 2021 में इन्होंने 100 BA नहीं किया था, मतलब बर्थ एनिवर्सरी था। यहाँ पे डबल BA का ट्रेडिशन है, तो ऐसा नहीं है फणीश्वर नाथ रेणु 100 BA किए थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल है कि उनका बर्थ, ये एक्चुअली जब हम पढ़ा रहे थे तो 2021 उस समय इनका 100वां इम्पॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। तो लेकिन अभी आपको वो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि अभी 2024 अगर है तो 3 साल, मतलब 103 साल के आसपास हुआ है। और इन्होंने क्या लिखा है, मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, ये सारा लिखे हैं वो। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी। और इनके बारे में ये याद रखिएगा, राज्यसभा मेंबर थे ये, ठीक है। जो कुछ विशिष्ट लोगों को जगह दिया जाता है राज्यसभा में, मनोनीत लोग, जो कि कौन कौन से फील्ड से रहते हैं। हाँ, तो जो 4 फील्ड से रहते हैं, वो 4 फील्ड में से एक फील्ड से आपके रामधारी सिंह दिनकर को भी बनाया गया था। तो ये मतलब बहुत एक्टिवली काम किए थे सिनेमा जगत में। इनका कहना था कि जो वायलेंस उस समय उन्होंने कहा था रामधारी सिंह दिनकर ने कि सिनेमा में वायलेंस बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए और सेंसर बोर्ड वगैरह का रोल क्या होना चाहिए, वो सब उसी समय उन्होंने एडवाइस दिया था। उसके बाद पहले बिहारी थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, मतलब ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिल रहा था उसमें अगर पहले बिहारी किनको मिला तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। और किस रचना के लिए, तो उर्वशी। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट है रेणुका, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एग्जाम से पहले बस देख लीजिएगा। देविका नंदन खत्री, इन्होंने चंद्रकांता, ये बहुत फेमस नॉवेल है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, चंद्रकांता के बारे में जानते हैं क्या, कि इन्होंने लिखा था? तो देविका नंदन खत्री। उसके बाद केदारनाथ मिश्रा हैं, उन्होंने आपका ज्वाला, कैकई और ऋतुवंश, ये सारा लिखा था, ठीक है। महापंडित राहुल संकृत्यायन, इनका नाम आपने कहाँ सुना है? हाँ वो तो है। कोई सत्याग्रह में इनका नाम सुना है क्या? नहीं, अंबारी सत्याग्रह, तो ये वहाँ से लिंक करना, इसीलिए हम बोले कि ये सब चीज़ें हिस्ट्री वाले में भी आ रही है और यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे जो राहुल संकृत्यायन हैं, उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। अब ऐसा है कि वो चूँकि बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने खुद का अपना नाम राहुल किया। फिर उसका ऐसा कहते हैं कि उनका गोत्र संकृत्यायन था, तो गोत्र फिर डाला और इतना ज्ञान था कि महापंडित, तो इस तरीके से कुछ हो गया नाम। तो महापंडित राहुल संकृत्यायन। और इनका जन्म जो है वो गंगा किनारे के आसपास, यानी कि सारण में कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, छपरा वाला इलाका। तो क्योंकि वो यूरोप तक घूमने के लिए गए, अभी वीडियो लॉग्स बनाते हैं ये, उस समय ट्रैवलॉग, यात्रा वृत्तांत, जितने भी ट्रैवलर्स आए उसी तरीके से ये अगर यूरोप गए तो वोल्गा से गंगा, ठीक है। जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी जब यहाँ से गए थे दिल्ली, तो या फिर उनकी किताब का नाम है फ्रॉम गोपालगंज टू रायसीना हिल। तो इस टाइप से लोग जहाँ से आए और जहाँ गए उसको लिंक करके भी नाम देते हैं। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया का इतिहास भी इन्होंने लिखा है, तो इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उसके बाद बुद्धचर्या, दर्शन, दिग्दर्शन, ये सब उनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पे आप रैंडमली नहीं याद कर रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में पूछा गया है तो इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंबारी सत्याग्रह में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इनकी रचनाएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी किन्हीं का हॉबी है ट्रैवल करना, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि राहुल संकृत्यायन को जानते हैं क्या, तो फिर बोले वो भी ट्रैवलर थे, नहीं पता है क्या आपको? तो अगर थोड़ा बहुत पता रहेगा तो आप एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं कि वोल्गा से गंगा लिखे। फिर उसके बाद ये मध्य एशिया का इतिहास लिखे। तो ये सब चीज़ें, मध्य एशिया, ये सेंट्रल एशिया कौन सा रीजन हो जाएगा? हाँ,
क्या आप कुछ बोल रहे हैं? राइट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो मतलब आपका अफगानिस्तान से जो ऊपर वाला जो है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, यही 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी के हैं। अब वो उनका रेफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, उस समय तो ये रशिया होगा ना, सोवियत रूस वाला जो इलाका होगा, या फिर और तिब्बत भी रहेगा। जरूरी नहीं है कि अभी जो सेंट्रल एशिया का कॉन्सेप्शन है उनके समय वही हो सकता है तिब्बत पे फोकस हो। तो क्योंकि ये बुद्ध से रिलेटेड हैं, तो हो सकता है अगर तिब्बत गए हों तो उसको मध्य एशिया ले लिया हो, तो वो रेफरेंसिंग हो सकता है। फिर उसके बाद शाद अजीमाबादी, अजीमाबादी जो हैं वो हयात फरियाद और कलम शाद। तो शाद है तो कलम शाद, ये वो शाह अजीमाबादी नहीं जो उर्दू वाले में जो लिखे थे, ये अलग शाद है, तो इसलिए वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कलम शाद। इनमें ज़रूरी नहीं है कि ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भी याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम हर चीज़ ही याद कर रहे हैं, पर अगर कलम शाद आया, शाद अजीमाबादी है, तो ठीक है, आपका एक लड़ गया क्वेश्चन। ये हम यहाँ पे बस एंटर कर दिए हैं क्वेश्चन को, ताकि अभी तो आसान लग रहा होगा पर एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवाइज हो जाएगा कि वहाँ पे संकृत्यायन था। अगर आप इस पीपीटी को रिलाई करेंगे एग्ज़ाम के समय में, तो आपके मेंटल मैप बन जाएगा कि अंबारी सत्याग्रह वाले स्लाइड के ऊपर एक स्लाइड में उनका नाम लिखा हुआ था और उनकी रचनाओं का नाम लिखा हुआ था, और फिर उससे रेफरेंसिंग करके आप मध्य एशिया का इतिहास और वोल्गा संगम रिकॉल कर पाएंगे आसानी से। तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं, यही चीज़ है। अगर कोई पहली बार सवाल देख रहे हैं तो सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल संकृत्यायन। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम लोग लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कौन कौन सा है इनका। इंडिया डिवाइडेड ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सत्याग्रह एट चंपारण और बापू के कदमों में, ये सारी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, ये क्या क्या लिखे हैं? तो अम्बपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संगमित्रा। कभी ऐसे ही देख सकते हैं कि चिता के फूल, अब जरूर नहीं है कि इसको पढ़े हो नहीं हो, पर ऐसा गेस कर सकते हैं कि क्या पता इसमें ऐसा लिखा हो चिता के फूल में कि फूल की क्या इच्छा है, कि क्या वो शहीदों के चिता पे जाना चाहते हैं क्या। ये जो पोएम वगैरह हम लोग बचपन में पढ़े हैं, तो ये सब कुछ, हाँ, पुष्प की अभिलाषा, तो राइट, तो यही वाला पोएम, तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, जैसे भी याद रहे आपको। और ये रेलवे स्टेशन मत समझ लीजिएगा, अम्मापाली, ये अम्बपाली है। तो ऐसे करके ही आप मतलब आप किसी एकदम फैक्ट को ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि अम्बपाली आया था, रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे आ रहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी, भागलपुर जा रहे होंगे, मिर्जा चौकी कहीं लिखे होंगे वहाँ पे। तो जैसे मन वैसे याद कीजिए, मेन है बस आपको कुछ ध्यान में रहने का तरीका होना चाहिए। बाकी ये सब संगमित्रा वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, राम वृक्ष बेनीपुरी का। ये क्वेश्चन कर लीजिए। Who was the author of महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस? कौन थे? कोई आवाज तो आ रही है। और 68वीं बीपीएससी का ही है, हाँ, तो इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो ऑल्दो जब तक ये सवाल नहीं पूछा गया था तब तक वही 3 ज़्यादातर लोग पढ़ रहे थे, मेजॉरिटी लोग, ये आ गया तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। इसका भी अच्छा एक स्टोरी है, इस किताब के भी बारे में थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो। ये किताब जो है आपका
इसका पहला 15 चैप्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1931 तक लिख चुके थे, और सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर है उसमें वो 15 चैप्टर इसका आ चुका था। पर जब गांधी जी का देहांत हो गया उसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, यहाँ पे देखिए बाय राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इससे आप ये समझिए कि उन्होंने ऑलरेडी 3 किताबें लिखी हुई थी। वो 3 किताबें जो है वो गांधी जी के सामने का है। ये 15 चैप्टर उन्होंने पहले लिख दिया था, बाद में जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे तो बाकी भी चैप्टर्स ऐड किए और 1949 में फाइनली पब्लिश किए। इसीलिए इसका नाम रेमिनिसेंसेस है, मतलब गांधी जी के बाद, मतलब उनको याद कर रहे हैं वो, तो इसीलिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, क्योंकि 1949 में इसका पब्लिकेशन हुआ फाइनल। बहुत सारे ऑथर्स का ऐसा होता है, पहले कुछ लिखे और बाद में बहुत साल बाद उसमें कुछ ऐड किए और बुक पब्लिश कर दिया, तो ये उसका वही स्टोरी है। और इसका भी थीम यही सब है, चंपारण सत्याग्रह, 1922 गया सेशन। तो मतलब बेसिकली इस किताब में गया सेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा है कि कैसे नो चेंजर्स प्रो चेंजर्स में क्या क्या हो गया था उस समय का, ये सब चीज़ें भी मेंशन है इस किताब में, इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये सब चीज़ें भी ये लिख रहे थे कि जैसे इन सब किताबें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि गांधी जी के बारे में, कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए आए उसके बाद गांधी जी को इतना ज़्यादा बिहार के लोगों से प्यार हो गया कि, या फिर इतना यहाँ से उनको सम्मान मिला, और उसके बारे में वो बोले भी हैं कि यहाँ के लोग बहुत भोले हैं या फिर बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ आपका जो अशोका या बापू कन्वेंशन सेंटर है, अगर कोई गए होंगे तो वहाँ पे भी गांधी जी का वो पूरा कोट लिखा हुआ है कि बिहार के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, उसी को अलग भाषा में उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए राजेंद्र प्रसाद इस किताब में लिखते हैं कि अगर जमनालाल बजाज जैसे अगर फेमस पर्सनैलिटी, अगर मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट अगर महाराष्ट्र के नहीं होते जो कि उनको बुलाए और वर्धा वगैरह में बना, तो बिहार में उनका आश्रम होता। तो मतलब इतना ज़्यादा जाहिर सी बात है, पहला अगर चंपारण में हुआ तो यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उनको अप्रोच करते तो हो सकता था। वैसे थे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनको बहुत कोऑपरेट किए। 1921 का जो आपका बिहार विद्यापीठ है उसके लिए तो वो इधर आपका धनबाद वगैरह गए थे और वहाँ से उनको 60,000 रुपया तुरंत मिल गया था चंदा, और फिर बिहार विद्यापीठ वो खोल पाए थे। ऑल्दो बाद में उसके हेड कौन थे, ये मौलाना मजहरुल हक। तो ऐसा नहीं है कि बिहार से उनको चंदा नहीं मिल रहा था, बिहार विद्यापीठ के लिए तुरंत उनको मिला था, कहते हैं धनबाद से मिला था, तो ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ है कि अगर वहाँ नहीं वो जाते तो बिहार में ही उनका आश्रम होता। ये सब चीज़ें राजेंद्र प्रसाद जी की किताबों में लिखा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही सारा बस मेंशन किए हैं। पहला इंग्लिश वीकली कौन सा है? बिहार इंग्लिश वीकली पहला बिहार हेराल्ड है, 1875 का ही, गुरु प्रसाद सेन। ये आई थिंक पूछा जा चुका है, ठीक है। बिहार हेराल्ड पहला हमारा। देखिए न्यूज़पेपर पहले जब प्रकाशन होगा, टीम छोटी होगी, हफ्ता हफ्ता उसका प्रकाशन होगा ना, उसके बाद डेली तक जाएंगे, तो इसीलिए पहला द बिहार हेराल्ड आप गुरु प्रसाद सेन या जीपी सेन करके याद रखिए। पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर तो ये सर्च लाइट है, डेली। 1930 से डेली प्रकाशन एक जगह पे था लिखा हुआ, हम पूरा ही कन्फ्यूज़न हटाने के लिए लिख दिए। 1918 में ये पहले वीकली था, बाद में डेली हो गया, तो इसको फर्स्ट डेली के नाम से याद रखते हैं, तो उतना कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस आप डेली को ही ध्यान रखिए। तो पहला वीकली बिहार हेराल्ड और पहला इंग्लिश डेली सर्च लाइट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये सारे हैं। पहले जो 2 एडिटर्स हैं वो आपके सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद हैं, पहले 2 एडिटर्स, इनका नाम आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबा जो एडिटर रहे हैं वो हैं मुरली मनोहर प्रसाद। और हिंदी काउंटर पार्ट यानी कि हिंदी संस्करण का नाम थोड़ा सर्च लाइट है, लाइट है, दीप, तो वैसे प्रदीप इसका हिंदी संस्करण का नाम रहा है। और सर्च लाइट को बाद में 1986 के आसपास में बिरला ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था, और फिर धीरे धीरे इसका प्रकाशन थोड़े दिन चला और
फिर बंद हो गया या फिर मर्ज हो गया होगा, ऐसे करके उसका समाप्ति हुआ। तो ये सब नाम याद रखिएगा, हैदर हुसैन, महेश्वर प्रसाद, और ये पूछा जा चुका है, मुरली मनोहर प्रसाद। इसको कर लीजिए क्वेश्चन, अगर नहीं देखे हैं पहले से तो। 65वें में आया था, हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर? क्या है इसका आंसर? मुरली मनोहर प्रसाद। यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, ऑफिशियल आंसर की में लास्ट में उन्होंने नन ऑफ द अबव दे दिया था। अभी भी बहुत सारा मतलब घटना चक्र या फिर बहुत सारे एडिशंस में इसका आंसर मुरली मोहन प्रसाद दिया हुआ है, पर आप बिल्कुल भी बीपीएससी के आर्काइव्स में जाके आप उसका ऑफिशियल आंसर की निकालिएगा फाइनल वाला, तो उसमें नन ऑफ द अबव कर दिया है। कोई डाल दिया होगा उसमें कि हम इसलिए टिक नहीं किए क्योंकि मनोहर की जगह मोहन लिखा हुआ था, तो इसीलिए वो लोग ई ऑप्शन कर लिए। तो इस टाइप का एक दो क्वेश्चन हमेशा तैयार रहना है बीपीएससी को देने के लिए। उस समय के लिए क्वेश्चन नया था, मुरली मोहन प्रसाद किसी को नहीं पता था, लेकिन मान लो कोई दिग्गज अभिनेता अगर पता हो और वो मुरली मनोहर के कारण नहीं किया हो। ऐसा एक बार और हुआ था, वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो उनका नाम राजेंद्र सिंह है और ऑप्शन में राजेंद्र कुछ और था, वो नन ऑफ द अबव बाद में हो गया था, तो ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण सिंह और सिन्हा में दिक्कत नहीं करते हैं, 64वें में श्री कृष्ण सिन्हा लिखते हैं और 65वें में श्री कृष्ण सिंह लिखते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कुछ फेमस लोगों का छोड़ के बाकी में ये लोग कभी कभी सरनेम से भी, वो ई ऑप्शन के कारण ज़्यादा दिक्कत था, यही चीज़ है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन रखने का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्यों ये ऑप्शन बाद में कर दिया, पर अभी भी बहुत सारे प्रकाशन में मुरली मोहन प्रसाद ही लिखा हुआ है, पर हम जहाँ से लिए थे वहाँ पे मुरली मनोहर प्रसाद लिखा हुआ था, तो हम सोचे हो सकता है यही कारण हो। दूसरे कुछ न्यूज़पेपर्स, ये अदर इसलिए है क्योंकि आपको ट्रेडिशनली याद रखना होता है पहला वीकली कौन सा है, पहला डेली कौन सा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐड कर दे रहे हैं वो न्यूज़पेपर्स जो कि उन लोगों द्वारा लिखा गया है जो कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट लोग हैं, तो वो जो प्रकाशन किए वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा रेफर कर लें, बिहार टाइम्स सच्चिदानंद सिन्हा जी शुरू किए थे, साथ में महेश नारायण थे, नंद किशोर लाल, श्री कृष्ण सहाय। और पूछा जा सकता है कि कौन से न्यूज़पेपर में सेपरेट बिहार का डिमांड बहुत ज़्यादा उठाया गया था, तो उसका आंसर होगा आपका बिहार टाइम्स, और सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण इसके इम्पोर्टेंट लोग थे, ठीक है। फिर पटना टाइम्स मोहम्मद यूनुस हो गए, और ये फर्स्ट प्रीमियर, ये तो आपको पता है, पहले प्रीमियर बाद में सीएम, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अभी सेम नाम के व्यक्ति अभी कुछ हाईलाइट हो गए हैं, यस, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं या केयर टेकर, तो वो आपके मोहम्मद यूनुस ही है, ठीक। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर इससे पहले किस फील्ड में था, हाँ, ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का या ग्रामीण बैंक का, ये इसके जनक उनको मानते हैं, और हाँ, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक। अब आ जाइए, यही चीज़ यहाँ पर, हाँ, अब ये हो गया। और इंडियन नेशन, ये दरभंगा नरेश या फिर दरभंगा किंग के द्वारा प्रकाशन किया जाता था, ठीक। हाँ, क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, अच्छा किया आप ये पॉइंट आउट कर दिए, ट्रांसलेशन एरर है ये, हाँ होगा ही,
जाहिर सी बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यहाँ पे वही चीज़ है। तो ये समझ गया ना, यहाँ पे भी देवनागरी में ही लिखा होना चाहिए ई न डी एन नेशन, तब जाके वो सही होगा। तो ठीक है, इसको हम एडिट कर देंगे। अब आ जाइए हिंदी पर। पहला वीकली कौन सा है? बिहार बंधु। और डेली कौन सा है? सर्वहितैषी। नोटिस कीजिएगा, ये जो हिंदी वाला वीकली है वो इंग्लिश वाले वीकली से 1 साल पहले है। वो 1875 था, ये 1874 है। और उसके कौन एडिटर थे? जो पहला कौन सा था हमारा इंग्लिश वीकली? हाँ, बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन। बस रिकॉल करवा रहे थे। और आप ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे महेश नारायण है, वहाँ पे महेश प्रसाद है, महेश्वर प्रसाद। ये जो आपका सर्च लाइट में महेश्वर प्रसाद है और वहाँ पे महेश नारायण है। किसमें? सच्चिदानंद सिन्हा के साथ बिहार टाइम्स में। तो बस ये थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। बस आज का ये वाला पोर्शन हो गया। हाँ, हर्षित यादव, हर्षित सौरभ, आपने जो डाउट पूछा है कि सर सैयद हैदर अली और सैयद हैदर हुसैन ये इंटरचेंजेबली नाम यूज़ होता है, तो क्या ये सेम आदमी का नाम है? तो अगर इसी संदर्भ में यूज़ हो रहा है किताबों में सर्च लाइट के एडिटर के रूप में, तो फिर संदर्भ वही होगा, नाम। इसको वेरीफाई करना होगा ऑथेंटिक सोर्सेज से। एक मतलब देखिए, एक लिमिटेशन रहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक बुक में या कहीं पर हैदर अली अगर लिख दिया, या जागरण जोश वेबसाइट पर हैदर अली अगर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिर जितने भी अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे वो हैदर अली उठाने लग जाएंगे। और मान लीजिए कि और किसी किताब में, क्राउन में हो सकता है, अगर सर सैयद हुसैन हो या फिर कहीं और हो, तो उनको जो लोग फॉलो करेंगे वो हैदर हुसैन लिखने लग जाएंगे। तो ऐसा थोड़ा बहुत एरर रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हैदर तो कॉमन है, सैयद हैदर। तो अभी के लिए आप सेम पर्सन को मान के चलिए। ये फेमस पर्सनैलिटीज़ में आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत लोगों को जानकारी भी इकट्ठा, मतलब जानने का भी मन रहेगा। और यहाँ पे हिस्ट्री और क्यूरियोसिटी दोनों को मिला के ही ये वाला आपका सेशन रहेगा। कौन कौन लोग मतलब इंटरेस्टेड रहते हैं? खुद से अभी तक बहुत सारा पर्सनालिटीज़ के बारे में सर्च कर करके किए हैं। हाँ नीतीश, और आप लोग भी मतलब जनरली एक टेंडेंसी रहता है इंस्पिरेशन लेने के लिए, कौन है ये वाला मतलब ढूंढने का। तो वो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा आज भी फुलफिल होगा, जानने की जो इच्छा है। तो देखिए, कुंवर सिंह, इनको क्या बुलाते हैं प्यारे और सम्मान से? बाबू वीर कुंवर सिंह या बाबू वीर। राजेंद्र प्रसाद जी का देश रत्न है, कहीं कहीं पे अजात शत्रु भी रहता है। तो देश रत्न, अजात शत्रु, श्री कृष्ण सिंह सिन्हा, यहाँ पे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, दोनों ही नाम चलते हैं। बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से है। फिर उसका अनुग्रह नारायण, इनका भी ज़्यादातर इनमें, लेकिन अनुग्रह नारायण सिन्हा रहता है। इनका एक गांधी मैदान के पास में एनसिस नाम का इंस्टीट्यूट इनके नाम पर भी है, अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। हाँ, ANSIS नाम का एक इंस्टीट्यूट है, बट ये DM के रेसिडेंस के उल्टे साइड में। तो ANSIS, अनुग्रह नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, एनसिस। फिर उसके बाद ये जयप्रकाश नारायण
इनको क्या बुलाते हैं, लोकनायक। इनके नाम पर कौन सा पुल है, जेपी सेतु कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है? हाँ, दीघा से सोनपुर, या पटना से सोनपुर बोलिए, या दीघा टू सोनपुर, ये आपका उसका नाम दिया गया है जयप्रकाश नारायण पे, ठीक है, जेपी सेतु। उसके बाद ये जो कोइलवर वाला जो ब्रिज है, कहाँ पर, भोजपुर में, आरा में, वो ब्रिज का नाम किनके नाम पर है? अब्दुल बारी। जो अगर उस पर गए हैं, जैसे गांधी सेतु तो लगभग सबको पता होता है, पर पहले जाम इसीलिए बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि गिन चुन के ही कुछ ही क्रॉसिंग था गंगा के इधर से उधर करने में। पर बाद में जैसे आपका और एक ये दीघा वाला बना अभी, दीघा सोनपुर, जिसका नाम जेपी सेतु पड़ा। एक और बना है आपका आरा से छपरा, आरा छपरा भी एक गंगा को मतलब कनेक्ट करने वाला एक नया पुल बना है। उसका नाम क्या रखा गया है? कुंवर सिंह के नाम पे। तो कुंवर सिंह सेतु उसका नाम पड़ गया। तो मतलब एक समय हम जब इंटरव्यू दे रहे थे उस समय का बात है, किसी ने मुझसे पूछा था कि गंगा पे, उनको लगा हम दिल्ली से अगर आए हैं तो नहीं पता हो, तो बोले गंगा पर कितने ब्रिज हैं, किन किन का आप नाम जानते हैं? वो हो सकता है उस समय वो ज़्यादा न्यूज़ में हो, तो लेकिन हाँ, तो वहाँ पे आपका कुंवर सिंह सेतु भी एक डायरेक्ट, जैसे अब आरा से अगर किसी को भोजपुर से अगर जाना है किसी को छपरा, तो वो डायरेक्ट कुंवर सिंह सेतु से चला जा सकता है। ठीक, क्या? हाँ, तो ये मतलब सुगम बनाएगा यात्रा को, और जो पहले लोड था एक ही पर, उसको रिड्यूस करेगा। कर्पूरी ठाकुर जी इनको क्या जननायक बुलाते हैं, और जगजीवन राम इनको बाबू या बाबूजी के नाम से बुलाते हैं। विद्यापति इनको महाकवि या फिर मैथिल कोकिल, ठीक है, ये सब इनके नाम हुए। रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम राष्ट्र कवि, या फिर कहीं कहीं पे विरोधी कवि भी बोलते हैं, तो वो मतलब ऐसा कहीं कहीं पे भी रेफर करता है। इनकी बेसिकली वीर रस की कविताएं बहुत फेमस हैं। और बैद्यनाथ मिश्रा इनको नागार्जुन या फिर बाबा नागार्जुन भी कहते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बिहार के हैं। यही वाला है जो कल परसों बात हो रहा था, क्वेश्चन, मन से कहीं और तन से कहीं, तो यही चीज़ है। Where did Kuwar Singh join the rebellion of 1857 against the British? कहाँ से किए थे? इसका ऑफिशियल आंसर क्या था? मतलब अगर कोई खुद से अगर करेगा तो कॉमन सेंस से आ रहा होगा, मैक्सिमम लोग आ रहा ही किए थे, लेकिन ये पता नहीं कैसे डिबेट में चला गया, और फिर उसके बाद इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर की में पटना आया। ठीक है, तो बहुत लोगों का कहना था, बहुत डिबेट चला है इसमें। 65वीं का जो कोर्ट केस चल रहा था, आई थिंक उसी समय, अच्छा ये 64वीं का कोर्ट केस में चल रहा था, उसमें एक गजब का मतलब मेंस के टाइम पे चल रहा था मामला। मतलब इधर कोर्ट केस चल रहा है, उधर हियरिंग हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग था। शायद 5 तारीख को उसका होने वाला था एग्ज़ाम, 5 जुलाई को, 5 जुलाई 1 जुलाई के आसपास ये कभी तो भी हेयरिंग हुआ, और स्टूडेंट्स के वकील ने कहा कि बीपीएससी जानबूझ के लेट करवा रही है ताकि एग्ज़ाम 5 तारीख को हो जाए और जजमेंट नहीं आए। वकील बोल दिए कि नहीं, हम लोग ऐसा कोई भी एग्ज़ाम कराने के मूड में नहीं हैं। तो फिर सबको लगा अच्छा ठीक है 5 को नहीं होगा। फिर तुरंत थोड़े दिनों में केस डिसमिस हुआ और 12 तारीख को एग्ज़ाम हो गया, एक ही हफ्ते बाद। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके कोर्ट केस ख़त्म होना शुरू हुआ। मतलब अब उतना नहीं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं बीपीएससी ने। रिफॉर्म्स क्या किया है, थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा, मतलब मुझे कुछ सोर्सेस से पता चला कि अब जब आप क्वेश्चंस पे आंसर ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फिर से रिप्रेजेंटेशन दीजिए
अगली बार सेकेंड अपील वगैरह करते हैं, और बाद में फिर आपको एक लेटर भेज देते हैं शो कॉज कि आपने हमारा समय बर्बाद नहीं किया, आप पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं की जाए वो बताइए। तो फिर तुरंत बच्चा बोलता है रिटन रिप्लाई में कि हमारा ऑब्जेक्शन अब ख़त्म हुआ और हम आगे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज वैसा है। तो फिर उसके बाद कोर्ट में ऑलरेडी फिर केस कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग बार बार अपील कर रहे होते हैं उनको वो लेटर भेज दिया जाता है, वो लेटर में बाद में बैक कर लेते हैं, और वो लेटर एक तरीके से क्लोज़र हो जाता है उन लोगों की तरफ से, और तब फिर अब कोर्ट केस मामला नहीं फंसता है। तो ये एक रिफॉर्म कहिए या फिर जैसे भी आप समझिए। समझ गए क्या? हाँ ठीक है। मतलब ये मेरा एक फ्रेंड थे, वो अभी ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया था, उनके साथ हुआ था। वो जब ऑफिसर बन गए तब उसके बाद वो बहुत घबराए हुए थे, उनको लग रहा था इंटरव्यू के टाइम पे कि हमको टारगेट किया जाएगा, उस कारण से कि हम बार बार ऑब्जेक्शन डाल रहे थे, उसके कारण हम पे टारगेट किया जाएगा कि हमको इंटरव्यू में कम मार्क्स देगा। उनको मिले भी बहुत कम मार्क्स, लेकिन फिर भी बच गए, मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, मतलब उनको सिर्फ 50 मार्क्स दिया था इंटरव्यू में, फिर भी वो बच गए, ऑफिसर बने, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल अच्छा मार्क्स था। ये वो बनने के बाद हमको स्टोरी बता, पहले वो एकदम डर से उनका हालत ख़राब था। ठीक है। चलिए, तो अब वीर कुंवर सिंह, वैसे कोई इसका प्रमाण नहीं है कि उनको टारगेटिंग किया गया था कि नहीं, ठीक है, ये सिर्फ एक बातचीत के क्रम में इनफॉर्मल टॉक था। फिर उसके बाद वीर कुंवर सिंह, अब इसके बारे में जगदीशपुर, आरा, भोजपुर, ये इनका ट्रेडिशनल क्षेत्र है, कभी पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि ऑब्जेक्शन करना नहीं चाहिए, बहुत मल्टीपल ऑब्जेक्शन के बाद उन्होंने कोर्ट में केसेस बहुत लिंगर ना करे, इसीलिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन लाया गया था अतुल प्रसाद जी के द्वारा। फिर उसके बाद जगदीशपुर हो गया, आरा, भोजपुर। अब परमार राजपूत, उज्जैनी रॉयल हाउस से इनका संबंध था। फिर उसके बाद 80 ईयर्स एज, लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, और ये 80 वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सब बीपीएससी में सवाल पूछा गया है, कहाँ से थे, फिर उसके बाद उनका उम्र क्या था, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर उसे ही जॉइंड द रेबेलियन फ्रॉम पटना, ये इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपके रिवीजन में हमेशा पटना आता रहे, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी और ऐसे भी, क्योंकि अगर कभी फिर से पूछेंगे तो ये इसी का आंसर लेंगे, लेना चाहिए, पास्ट प्रेसिडेंट्स को कोट करते हैं इसीलिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि कांग्रेस मिनिस्ट्री ने 1939 में जो रिज़ाइन किया था, उस रेजिग्नेशन में क्या कारण था उसका? हाँ, कांग्रेस मिनिस्ट्री जो मतलब बिहार की जो मिनिस्ट्री जो रिज़ाइन की थी, उसका कारण था फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो कई मतलब वहाँ पे कभी कभी लोगों को ऐसा डाउट हो जाता है कि हमसे बिना पूछे, चूँकि वर्ल्ड वॉर में चले गए थे हम लोग, वो पर 2 बार बीपीएससी ने सवाल पूछा है जिसका आंसर यही है कि रिज़ाइन किया था फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो यही चीज़, अगर एक बार अगर फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स आंसर है तो अगली बार भी पूछा जाएगा तो वही होगा। तो यही सब चीज़ आपका एक एक नंबर कहीं बचेगा और कहीं जाएगा। और ये पीर अली बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 के कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए मेंशन कर दिए हैं। वो बुक सेलर या फिर बहुत जगह पे बुक बाइंडर रहता है, कहीं पे पुस्तक विक्रेता रहता है, कहीं पे शॉप ओनर रहता है, उनको भी 1857 में, क्योंकि वो शुरुआत में बहुत एक्टिव रहे, इसीलिए उनको भी फांसी की सज़ा दे दी गई थी पीर अली जी को। तो इसीलिए अगर कभी अगर सवाल पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिनका संबंध जिन पटना से था और उनके नाम पे पटना में एक पार्क है,
तो ये आपका गांधी मैदान के ही पास में एक पीर अली पार्क है, बहुत ट्रायंगल जैसा है। जो डीएम रेसिडेंस है उसके सामने में जो ट्रायंगल जैसा पार्ट है वो पार्क का नाम पीर अली पार्क है। तो कभी अब जाइएगा तो आप लोगों को दिखेगा। हाँ हाँ, वही वही। अब ठीक है, मतलब हम एक बार क्रॉस करते हुए क्या, ठीक है, मतलब देख लेंगे हम भी फिर से, पर मुझे जहाँ तक ध्यान है पीर अली पार्क वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए सच्चिदानंद सिन्हा पर। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनको क्रिएटर ऑफ बिहार कहा जाता है। अब हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। 1894 में इनका क्या है, तो ये बिहार टाइम्स विद, बार बार इसीलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको रिवाइज होते रहे। महेश नारायण के साथ इन्होंने बिहार टाइम्स शुरू किया था और सेपरेट प्रोविंस इन्होंने डिमांड किया था। 1909 में ये प्रेसिडेंट रहे बिहार प्रांतीय सभा के, ठीक, भागलपुर के। और यही बिहार प्रांतीय सभा का जो पहला एडिशन जो हुआ था 1908 में, उसके प्रेसिडेंट थे सर अली इमाम। अब इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कि 1912 में जो सेपरेट बिहार हुआ वो इन्हीं के मांग के कारण हुआ। 22 मार्च को इसका अनाउंसमेंट हुआ था और 9 दिसंबर 1946, ये इम्पॉर्टेंट है, इस दिन को ये टेम्प्रोरी चेयरमैन बने थे संविधान सभा के, या फिर उस समय के लिए प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं, या फिर टेम्प्रोरी, वहाँ उस समय वो वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष या फिर टेम्प्रोरी चेयरमैन का वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक, ये प्रोटेम स्पीकर का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ हाँ, PROTEM, प्रोटेम होता है, प्रोटर्म नहीं होता है, TERM नहीं होता है, यही चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या पता कभी पूछ लिया जाए कि जब बराक ओबामा जब भारत में आए थे 2015 में, तो उनको इंडिया की तरफ से कुछ मेमेंटो या गिफ्ट दिया गया था। तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को जो, जब वो संविधान सभा के पहली बार टेम्प्रोरी चेयरमैन जब बने, तो उस समय एक तरीके से संविधान हमारा बन रहा था। तो अगर किसी यूएस के बंदे को इंडिया में अगर लेटर भेजना हो तो वो किसको भेजेगा? सच्चिदानंद सिन्हा को भेजेगा, क्योंकि वो उसी समय उस टेम्प्रोरी चेयरमैन है। तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज़ है कि जो पहला टेलीग्राम जो आया था वहाँ के सचिव के द्वारा, डीन एचिंसन के द्वारा, वो लेटर का एक कॉपी हम लोगों ने बराक ओबामा को गिफ्ट किया था। समझे क्या? सच्चिदानंद सिन्हा को डीन एचिंसन नाम के जो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा को एक लेटर भेजा था जब वो संविधान सभा के टेम्प्रोरी चेयरमैन होंगे। क्यों भेजे होंगे? क्योंकि हम लोग संविधान अपना बना रहे थे, वो अपना कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे होंगे कि हमने भी संविधान बनाया था, आप लोग भी बना रहे हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हम लोग वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, आप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बनिए, ऐसा कुछ लिखे होंगे। तो जो भी है, तो वो जो नहीं भी लिखे होंगे, बस हम आपको एक बात बता रहे हैं कि ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजे होंगे। वही वाला जो लेटर था उसकी कॉपी बराक ओबामा को गिफ्ट किया गया। ऐसे ही होगा ना, वो खुद बीच में घूमते हैं कि उनको क्या मर्सिडीज गिफ्ट करना है। और जब अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन से मिलने के लिए गए थे लास्ट ईयर, तो क्या गिफ्ट दिए थे बाइडेन को? वो तो उनकी वाइफ को दिए थे। पूछा भी जा चुका है ग्रीन डायमंड का सीड क्या होता है। हाँ, आर्टिफिशियल डायमंड का सीड क्या होता है, तो वो ग्रीन डायमंड दिए थे उनकी वाइफ को। उनको क्या दिए थे बाइडेन को? किसी को ध्यान है? अच्छा, मतलब एक संस्कृत वर्ड है या फिर हिंदू परंपरा है, दृष्ट सहस्त्र चंद्र,
या दृष्ट सहस्त्र चंद्रो, मतलब ऐसा इंसान जिसने 1000 फुल मून देखा हो। 1000 फुल मून जिस इंसान ने देखा है उस इंसान को जो, मतलब हमारे यहाँ पे परंपरा है कि अगर मान लो कोई 80 साल के हो गए, इनडायरेक्ट कमेंट भी हो सकता है बाइडेन के लिए, पर कमेंट नहीं था, वो ये था कि हम आपके इमोशनल, मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए आपको ये दृष्ट सहस्त्र चंद्रो दे रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक 1000 पूर्ण चंद्रमा देख लिया है। ये कब होता है? जब आप 80 साल 8 महीने के आसपास जब आपका आयु होता है, तब आप 1000 फुल मून देख लेते हैं। 29 दिन का एक फुल मून होता है, 29 दिन के आसपास पे आता है। तो यही चीज़ जब आपका 1000 बार होगा तो आपका 80 साल पूरता है। तो वही चीज़ उनको गिफ्ट किए थे। तो इस टाइप का कुछ एंटिक गिफ्ट करना होता है, ठीक। और इंडिया को वापस में क्या मिला था मोदी जी को? तो कोडक का कैमरा मिला और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम वाली बुक का फर्स्ट एडिशन। तो इसी टाइप का एंटिक चीज़ें एक्सचेंज की जाती हैं, ठीक। आप आज जाके दृष्ट सहस्त्र चंद्रों का देखिएगा इंटरनेट पे, बस दृष्ट सहस्त्र चंद्रो, दृष्ट मतलब देखना, सहस्त्र मतलब 1000, चंद्र, वो जब देखेगा तो बहुत अच्छा, हम भी इंटरेस्ट हमको भी आया कि हिंदू परंपरा में 60 साल किसी का हो जाता है तो उसके लिए एक है परंपरा है, फिर 67 ईयर्स के लिए है, फिर 80 ईयर्स के लिए है, ऐसे कर करके पूरा है, उनके लिए पूजा वगैरह किया जाता है या फिर ये सब चीज़ें हैं। अब हु इज़ कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? मुझे तो अभी भी बाइडेन जी का मतलब चलने में जो वो शेक करते वो याद आ गया। तो वही वो शेक ना करें, उनके कामना करने के लिए ये वाला किया जाता है। तो हम लोग को अपना कल्चर प्रमोट करना है ना, कि हम आपके लिए सोचते हैं, तो यही चीज़ है। हु इज़ कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? सचिदानंद सिन्हा एक ही जगह पे कर दिए हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो आप आंसर गेस कर लेंगे, पर फिर भी क्या है क्वेश्चन कि सो ऑलवेज with the assent and often to the dictates of the Chamber of Commerce, the government of India is carried on and this is the white man's burden. कौन कहा था इन्होंने? मतलब कि आप बेसिकली ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, ये वाणिज्य मंडल या फिर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये आज के अडानी अंबानी से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस समय के जो व्यापारी लोगों का जो चैम्बर होगा, वो कहते थे कि आप क्या कीजिए कि इंपोर्ट ड्यूटी घटा दीजिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, ताकि ब्रिटिश सामान इंडिया में आसानी से आ सके। तो सच्चिदानंद सिन्हा कमेंट किए कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कहने पर चल रहे हैं, उनकी बातें ज़्यादा मान रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि वाइट मैन्स बर्डन है, मतलब आप खुद रूल नहीं कर सकते हैं खुद को, इसीलिए हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, ऐसा आप हमको कहते हैं। पर हमें तो लगता है कि ये आप करने के लिए नहीं आए हैं, आप अडानी अंबानी या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इशारे पर सरकार चलाने के आए हैं। तो इस टाइप का पूंजी और पॉलिटिक्स में हमेशा टसल रहा है। तो वो कॉन्टेक्स्ट तब का है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही सरकार चला रही है, ये चीज़ उस समय भी हाईलाइट होता था। तो इसका आंसर आपका सच्चिदानंद सिन्हा ही है। अब सिमिलर है, सिमिलर साउंडिंग है, इसीलिए हम एक साथ रख दिए, दोनों से कंफ्यूज नहीं होइएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इनके बारे में जानते हैं आप लोग? कौन थे ये? एनर्जी थोड़ी लो हो रही है क्लास में, थोड़ा सा ये लास्ट ही रखते हैं इसको। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के बारे में कोई बताइए। नहीं, ये वो नहीं है, वो एस.एन. टैगोर है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा अगर एक नज़र मार लीजिए। लेकिन ठीक है, मतलब एटलीस्ट ये सब चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. टैगोर और इन सब से अलग अलग करना है, वो रिवीजन से हो जाता है। तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इनके बारे में
ये तब बहुत हाईलाइट हो गए जब ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया बिहार का कि बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, क्योंकि ये 1920 में गवर्नर बने थे। उस समय 1919 का जो एक्ट था उसके बाद जो गवर्नर बनाया गया था वो इन्हीं को बनाया गया था। हिस्ट्री क्या है इंडिया मतलब बिहार की, सबसे पहले आपका जब 1912 में जब बिहार उड़ीसा प्रांत जब अलग हुआ बंगाल से, तो बंगाल में उस समय गवर्नर होंगे। जब बिहार और उड़ीसा जब उस समय साथ में होगा तो पहले पूर्ण राज्य का दर्जा जब मतलब पहले एलजी बनाया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उप नवाब का भी आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे। कौन थे? अलीवर्दी खान पहले उप नवाब बने 1733 में, फिर नवाब बने बंगाल के 1740 में। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ, जब बंगाल से बिहार उड़ीसा अलग हुआ तो बिहार उड़ीसा का उस समय जो आपका एलजी थे बिहार के वो थे स्टुअर्ट बेली, उन्हीं के नाम पे बेली रोड है। तो वो 1912 के आसपास बने। अब वो 1912 से 15 के आसपास बने, फिर एक एक्टिंग मतलब कि कार्यवाहक बीच में एक बने, और फिर चंपारण सत्याग्रह के आसपास मतलब 16 से 20 के समय में एक और ईए गेट्स करके थे। ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय पे कौन हमारे यहाँ पे एलजी थे तो वो ईए गेट्स थे। ठीक है, तो और फिर एलजी का कार्यकाल समाप्त हो गया 1920 के आसपास में, और फिर पहले जो गवर्नर बने तो वो पहले गवर्नर बोलिए या पहले इंडियन गवर्नर बोलिए, दोनों ही केस में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ही होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, इनको फर्स्ट बैरन सिन्हा बुलाते हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। ये क्या है बैरन सिन्हा? सुने कितने लोग बैरन सब सुने? ये फर्स्ट बैरन सिन्हा के नाम सुने हैं? कोई है क्लास में जो बैरन सिन्हा नाम सुने हैं? ऑनलाइन? हाँ, एकदम सौरभ सही बोल रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी पहले इंडियन थे। वो यहाँ पे भी कवर हो रहा है। 1909 में जब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो गवर्नर का काउंसिल होता था, जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, उसमें पहली बार भारतीय की एंट्री हुई। वो पहले भारतीय यही थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो आप लोग किसी को अगर नहीं पता है तो ये फर्स्ट बैरन सिन्हा, लॉर्ड सिन्हा, इन्हीं को बुलाते हैं। कितने लोगों को पता है नाइटहुड के बारे में? नाइटहुड क्या होता था? अंग्रेज लोग कोई बहुत विशिष्ट काम करते थे तो उनको नाइटहुड देते थे। नाइटहुड से ऊपर का लेवल पे लॉर्ड देते थे, उससे ऊपर के लेवल पे बैरन देते थे, और ऐसे करके जाता था विस्काउंट, काउंट, और ऊपर जाते जाइए तो उसके बाद आपका प्रिंस, ड्यूक, किंग, एम्परर, ऐसे करके पूरा हायरार्की चलता था। हाँ, ये सब मतलब अलग अलग टर्म्स हैं, पर इस टाइप यही जो हायरार्की जो होता था, जो सम्मान मिलता था, तो ये मतलब क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चले गए 1909 में, तो इसीलिए अब इनको बैरन सिन्हा का भी खिताब मिलेगा। ठीक है, 1919 में पहले बैरन। तो हम ठीक है एक एक करके ले चलते हैं। तो इनको पहला बैरन सिन्हा बुलाते हैं, फर्स्ट बैरन सिन्हा। कभी पूछा जा सकता है, या फिर लॉर्ड सिन्हा, इन्हीं को बुलाते हैं। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? बीरभूम, बंगाल प्रेसिडेंसी में, अभी वेस्ट बंगाल में आता है। ये 1863 में कौन सा कॉलेज का स्थापना हुआ था? 1863 में कौन से कॉलेज की स्थापना हुई? ये हम आपको इसीलिए लिंक कर रहे हैं ताकि थोड़ा बेहतर याद रहे। 1863 में कौन से कॉलेज? बिहार का कॉलेज है पटना कॉलेज। ठीक है, तो वहाँ से लिंक कर लीजिए कि बैरन सिन्हा और पटना कॉलेज का लगभग, ये बस याद करने के लिए बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन है कि वो जब जन्म हुआ तो उस समय पटना कॉलेज खुला, क्योंकि उस समय तो कोई जानता भी नहीं होगा ना कि ये बाद में जाके गवर्नर बनेंगे, तो हम पटना कॉलेज खोल देते इनके नाम पे, तो वो ऐसा नहीं है। पर अभी आप हाइंडसाइट में देख सकते हैं कि 1863 में पटना कॉलेज बना था। उसके बाद ये बैरिस्टर थे और रायपुर के जमींदार थे। 1909 में जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया उसमें पहले इंडियन बने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। उसके 1915 में ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछा जा सकता है
जी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के बॉम्बे सेशन के ये अध्यक्ष भी बने। हल्के में नहीं लीजिएगा इनको, मतलब अगर एक बार पूछा गया है गवर्नर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनके इतनी ज़्यादा इनके पास उपलब्धि है कि दोबारा भी किसी और एंगल से पूछा जा सकता है। तो आपको अगर लिंक करना है तो 1916 का लखनऊ सेशन सबको याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि इसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन भी हुआ था, लखनऊ पैक्ट भी हुआ था मुस्लिम लीग के साथ, और राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी को चंपारण बुलाए। तो ये जो आपको याद करने का तरीका क्या है कि 1916 आपको याद रहता है, उससे एक साल पहले वाला जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट, मतलब ये AC मजुमदार के, आप जब वो याद करते हैं तो उसे एसोसिएट कर लीजिए कि एक साल पहले कौन रहे होंगे, तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इससे आपको याद करने में आसानी होगा। ऐसे ही करके जो आपको याद है उससे जो आपको नया याद करना है उसको लिंक करके याद कीजिएगा, तो चांसेस है कि एग्ज़ाम में प्रेशर कंडीशन में आपका कम कन्फ्यूज़न होगा। अब 1919 में ही इनको टाइटल मिला बैरन का। अगर आप इंटरनेट पे भी जाके देखेंगे कि लिस्ट ऑफ बैरन टाइटल्स फॉर द ईयर 1919, तो उसमें आपको इनका नाम मिल जाएगा। और एक और इनका उपलब्धि है, कुछ ज़्यादा इनके पास उपलब्धि है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ, इंडिया का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ का कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होता था, तो उसके अंडर सेक्रेटरी भी ये थे। तो ये क्या किए, यहाँ पे बॉम्बे अधिवेशन का नेतृत्व किए, उसके बाद कांग्रेस छोड़ दिए और फिर इनको अंडर सेक्रेटरी बना लिया गया। और फिर उसके बाद जब गवर्नरशिप बिहार का शुरू होने वाला था तो इनको ही भेज दिया गया। फिर ये इतने दिग्गज आदमी है कि फिर वहाँ से भी एक साल में रिज़ाइन कर लिए, 1921 में गवर्नर पद भी छोड़ दिए। तो यही सवाल है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार। ये री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, कैंसिल का नहीं है, री एग्ज़ाम का। तो क्लियर हो गया, बिहार में पहले LG बनाए गए, जब बिहार बना प्रदेश, बिहार उड़ीसा वाले समय, उस समय LG बनाए गए, स्टुअर्ट बेली। उसके बाद E.A. गेट्स नाम के आदमी थे जो कि चंपारण सत्याग्रह के आसपास में थे। फिर 1920 में जब 1919 एक्ट के बाद जब वो बिहार का फुल गवर्नर बनाना शुरू किया गया, तब इनको पहला बनाया गया। और यही फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। 1936 में जब आ जाते हैं, तब कौन गवर्नर हुए? जब बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है तब कौन से गवर्नर थे? जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक। और फिर जब इंडिया स्वतंत्र हो जाता है तब जयराम दास दौलतराम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक जगह पे आ गए, बेली, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सिफ्टन, जयराम दास दौलतराम, ये चार मेजर हो गए। और चंपारण सत्याग्रह में कभी गलती से पूछ दिया तो E.A. गेट्स, ठीक है। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑनलाइन भी।